नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोन टेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन के टाइप्स के बारे में और मेथड्स ऑफ इरिगेशन, किन टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, किन किन टेक्निक से हम इरिगेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप के बारे में। सॉइल के मॉइस्चर और प्लांट के रिलेशनशिप मीन्स सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और प्लांट में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल की रूट जोन के अकॉर्डिंग प्लांट में कितना वाटर हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है, कितनी डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और किस इंटरवल पे, किस फ्रीक्वेंसी पे हमको वाटर प्रोवाइड कराना होता है। इसको हम डील करेंगे सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप वाले चैप्टर में। इसमें हम वाटर रिक्वायरमेंट भी निकालेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे आगे कि क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर कैसे होनी चाहिए किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉइल मॉइस्चर से। देखिए सॉइल मॉइस्चर होता क्या है। वाटर रिटेन्ड इन द पोर्स ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल मॉइस्चर। देखिए ये सरफेस ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड है। इसकी सॉइल में आप जानते हैं वॉइड्स होते हैं, सॉइल में वॉइड्स होते हैं। तो जो इन वॉइड्स में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है वो होता है सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर कैसे आता है, मान लीजिए कोई भी हमने इरिगेशन वाटर अप्लाई किया या फिर नेचुरल रेनफॉल से कोई भी वाटर आया, तो ये वाटर क्या करता है, कुछ वाटर तो इस सॉइल मॉइस्चर में रिटेन हो जाता है और कुछ वाटर क्या करता है, पेनिट्रेट करके ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है। तो इसलिए जो वाटर सॉइल मॉइस्चर में रिटेन हुआ उसको हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर वाटर। ठीक है, आगे देखें तो देखिए ये है एग्रीकल्चरल फील्ड की कोई सरफेस। यहाँ पर नेचुरल रेनफॉल हुई या फिर इरिगेशन वाटर हमने अप्लाई किया, इरिगेशन वाटर, रेनफॉल हुई या फिर इरिगेशन वाटर अप्लाई किया अगर किसी भी सॉइल सरफेस पे, तो क्या होगा, कुछ वाटर तो कर जाएगा परकोलेटेड वाटर, कुछ वाटर कर जाएगा परकोलेट और कुछ वाटर क्या रह जाएगा, सॉइल मॉइस्चर में रिटेन हो जाएगा। क्यों रिटेन हो जाएगा, क्योंकि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लूज मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से और अडेजन कोहेजन प्रोसेस की वजह से जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है, सॉइल में रिटेन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सॉइल मॉइस्चर। और कुछ वाटर क्या करता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करता है और नीचे ग्राउंड वाटर टेबल तक मिल जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल गया, इसको बोलते हैं परकोलेटेड वाटर और इसी वाटर को हम बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। ठीक है, तो ये था सॉइल मॉइस्चर के बारे में। अब बात करते हैं हम सॉइल वाटर के बारे में। सॉइल में कौन कौन से वाटर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला वाटर प्रेजेंट होता है ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर होता क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है जो भी वाटर, देखिए ये कोई भी सॉइल सरफेस है, यहां मैंने अप्लाई किया वाटर, किसी भी सॉइल सरफेस पे अगर वाटर का एप्लीकेशन करते हैं तो ये वाटर क्या करता है, जो भी अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट करके ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ये क्या करता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है, ग्रेविटेशनल वाटर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है, ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ये कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है कि इसमें देखें हम तो इन पोर्स में जो सॉइल है, सॉइल के पोर्स में जो वाटर रिटेन हो जाता है, सॉइल के पोर्स में जो वाटर रिटेन हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन की वजह से कुछ वाटर सॉइल के पोर्स में रिटेन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। इसमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ये क्या होता है, वाटर होल्ड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। एक्शन क्या है कैपिलरी वाटर का, कैपिलरी वाटर का एक्शन है कैपिलैरिटी और सरफेस टेंशन की वजह से ये फोर्स आता है और ये कैपिलरी वाटर होता है। ये क्या होता है, सॉइल के पोर्स में वाटर रिटेन रहता है, इसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट आता है नंबर थर्ड, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर में क्या होता है,
कि सॉइल सरफेस क्या करती है, एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर को, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करता है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो एड्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉइल के पार्टिकल्स एड्जॉर्ब कर लेते हैं कैसे, देखिए ये कोई भी सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, अपने आसपास एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेके एक थिन फिल्म बना लेते हैं, एक थिन फिल्म ऑफ वाटर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये वाटर हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच्ड हो जाता है सॉइल के पार्टिकल से, तो इस वाटर को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये वाटर प्लांट के यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं आता है। तो केवल जो प्लांट के लिए यूज़ आता है वाटर, वो कौन सा हुआ, कैपिलरी वाटर। देखिए ग्रेविटेशनल वाटर क्या करता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो फ्लो करता है और नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, तो ये वाटर प्लांट की ग्रोथ के लिए यूजफुल नहीं है। कैपिलरी वाटर क्या करता है, सॉइल में रिटेन रहता है और ये प्लांट की रूट जोन तक भी पहुंचता है, इस वजह से जो प्लांट होता है वो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इस कैपिलरी वाटर को, तो ये मेनली यूज होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज की वजह से सॉइल के पार्टिकल से अटैच रहता है, इस वजह से ये वाटर जो प्लांट है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये वाटर जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये इंजीनियरिंग यूज या फिर हम कहें तो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये थे तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला टर्म आता है सैचुरेशन कैपेसिटी। देखिए सैचुरेशन क्या होता है, अगर हम किसी भी सॉइल सरफेस को वाटर से फुल कर देते हैं, फुल करने का मतलब जो उसमें सारे की सारे जो वॉइड्स हैं, सॉइल में वॉइड्स हैं उनको वाटर से फिल कर देते हैं, तो वो फुल सैचुरेशन कैपेसिटी पे आ जाता है। मतलब कि अगर फर्दर इसमें कोई भी वाटर ऐड किया तो वो वाटर जो सॉइल है वो होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो वो होता है सैचुरेशन कैपेसिटी। इट इज दैट वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल व्हेन ऑल द पोर्स ऑफ द सॉइल आर फिल्ड विद वाटर। सारे के सारे जो पोर्स हैं सॉइल में, सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो फिल हो जाते हैं वाटर से, ये होता है सैचुरेशन कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्म पोरोसिटी। देखिए पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। देखिए पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स में एक टर्म आता है वॉइड रेशियो और एक टर्म आता है पोरोसिटी। तो देखिए वॉइड रेशियो में क्या होता है, वॉइड रेशियो में यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ओनली, और पोरोसिटी में आता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसमें आता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है वो आता है, और वॉइड रेशियो में क्या होता है, वॉइड रेशियो में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉइल में सॉलिड है उनका वॉल्यूम कितना है। तो पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल मास में कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, वो रिप्रेजेंट करता है पोरोसिटी। तो जितने ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रहे उतना ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रही। तो पोरोसिटी को एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें फील्ड कैपेसिटी। देखिए फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी होता है कि अभी मैंने बताया आपको किसी भी सॉइल सरफेस पे अगर हम वाटर अप्लाई करते हैं, किसी भी सॉइल सरफेस पे अगर वाटर अप्लाई किया तो क्या करता है, कुछ वाटर पेनिट्रेट कर जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो जो ये वाटर पेनिट्रेट कर गया, इसके अलावा एक वाटर होता है सॉइल मॉइस्चर में रिटेन हो जाता है, जो कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल मॉइस्चर में रिटेन हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने 100% वाटर अप्लाई किया, 100% हमने वाटर अप्लाई किया, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए 80% तो वाटर पेनिट्रेट कर गया और 20% वाटर सॉइल मॉइस्चर में रिटेन हो गया, ठीक है। 80% जो वाटर था वो पेनिट्रेट करके ग्राउंड वाटर टेबल से जाके मिल चुका है। तो सॉइल के लिए अवेलेबल वाटर कितना रहा, केवल 20%। तो ये होता है फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। फील्ड कैपेसिटी क्या, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना होल्ड कर सकता है सॉइल, वो होता है फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 100% वाटर अप्लाई किया तो 20% वाटर होल्ड कर पाया मैक्सिमम।
ये सॉइल मास कितना वाटर होल्ड कर पाया 20%, तो इसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी है अभी, ये 20% है। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज। आफ्टर फ्री ड्रेनेज का मतलब सारा का सारा जो भी फ्री ड्रेनेज, मतलब कि ये जो वाटर है ये ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट कर गया, जितना भी करना था उतना वाटर पेनिट्रेट कर गया, इससे फर्दर वाटर पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो होता है फ्री ड्रेनेज। इट इज दैट वाटर कंटेंट आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज टेकन प्लेस and all the gravity water has just infiltrated into the ground water table। ठीक है, all the water has just infiltrated into the ground water table। सारा के सारा जो वाटर ग्राउंड वाटर टेबल में इन्फिल्ट्रेट करना था वो कर चुका है। तो इसके बाद जो भी मास, जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉइल मास में रिटेन होगा वो होता है फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि होल्ड कर पाएगा कोई भी सॉइल मास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसको जनरली बोलते हैं PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए ये ग्राउंड लेवल है, मतलब कि सरफेस ऑफ द फील्ड है। यहाँ पे किसी भी वाटर अप्लाई किया हमने, कोई भी इरिगेशन वाटर या नेचुरल रेनफॉल से कोई भी वाटर आता है तो कोई भी वाटर यहाँ अप्लाई किया हमने। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर टेबल रही। जो भी फील्ड कैपेसिटी में मॉइस्चर था FC, फील्ड कैपेसिटी में जो भी मॉइस्चर था वो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज हो गया। ठीक है, अब फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बाद इसमें कोई भी मॉइस्चर हमारे पास नहीं है। नहीं है का मतलब ये ना तो ग्रेविटेशनल वाटर, मतलब कि ग्राउंड वाटर टेबल से वाटर ले सकता है, ना ही हम कोई भी और अभी सोर्स इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं वाटर का। तो फील्ड कैपेसिटी में जो भी मॉइस्चर था, फील्ड कैपेसिटी में जो भी मॉइस्चर था वो ले लिया प्लांट की रूट जोन ने, प्लांट की ग्रोथ के लिए रूट जोन ने वाटर ले लिया फील्ड कैपेसिटी वाला। ठीक है, तो इसके अलावा जो वाटर बचा वो कौन सा बचा, केवल हाइग्रोस्कोपिक वाटर बचा, और उसको फर्दर प्लांट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो इसके बाद क्या बचता है, जो सॉइल में मॉइस्चर रहता है उसको बोलते हैं हम PWP। देखिए, इट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच प्लांट इज नो लॉन्गर एबल टू एक्सट्रैक्ट वाटर, प्लांट इज नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सट्रैक्ट वाटर फॉर इट्स ग्रोथ एंड विल्ट्स। विल्ट्स का मतलब सूख जाता है, प्लांट मुरझा जाता है, उसको बोलते हैं विल्टिंग। तो ये होता है विल्टिंग पॉइंट, इसीलिए इसका नाम दिया है विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या करता है, फील्ड कैपेसिटी तक तो वाटर ले लिया। अब ये जो फील्ड कैपेसिटी तक वाटर होता है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखिए। मान लीजिए ये अपर लिमिट है, ये है 0, यहां पे वाटर लेवल 0 है और यहां है वाटर लेवल फील्ड कैपेसिटी के बराबर। मान लीजिए 28%, 30% कुछ भी अवेलेबल वाटर है सॉइल मॉइस्चर में, वो है फील्ड कैपेसिटी के बराबर। अब इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास है, 0 से फील्ड कैपेसिटी के बराबर सॉइल मॉइस्चर में वाटर है। तो ये क्या करता है, इस टोटल वाटर को यूज नहीं कर पाता है प्लांट। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट आता है PWP का, PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो कुछ वाटर क्या रहता है, सॉइल में रिटेन्ड रहता है, तो वो होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इतना वाटर प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इतना वाटर प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो वाटर रहता है ये अवेलेबल नहीं होता प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो केवल जो वाटर अवेलेबल रहा वो कितना रहा, फील्ड कैपेसिटी और PWP के बीच का। तो वाटर अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, FC माइनस PWP। ठीक है, ये हो गया FC माइनस PWP। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस वाटर होता है वो यूज होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसमें देखिए, इट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच प्लांट इज नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर इट्स ग्रोथ एंड विल्ट्स। जो क्रॉप रहती है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है वाटर को, और क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, विल्ट हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, द वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट।
वाटर जो अवेलेबल रहता है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो रहता है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे वाला जो वाटर रहता है वो अवेलेबल नहीं हो पाता, उसको स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से अटैच रहता है जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उससे, इस वजह से प्लांट उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो वाटर यूज़ का नहीं रहता है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें आता है अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया ये टोटल है फील्ड कैपेसिटी के बराबर वाटर प्रेजेंट रहता है किसी भी सॉइल मास में। देखिए, फील्ड कैपेसिटी तक वाटर प्रेजेंट है सॉइल मास में, तो उसमें से हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक का वाटर हम ले सकते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अवेलेबल मॉइस्चर कितना रहा? अवेलेबल मॉइस्चर रहा, अवेलेबल मॉइस्चर AM इज इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब इसमें मान लीजिए कि फील्ड कैपेसिटी में वाटर है अपना 28%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में वाटर है अपना 5%, मतलब 5% जो वाटर है वो प्लांट ग्रोथ के लिए नहीं यूज कर पाएगा। तो क्या करते हैं फील्ड के, अब इसमें अवेलेबल मॉइस्चर कितना रहा? अवेलेबल मॉइस्चर रहा 28% माइनस 5% इज इक्वल्स टू कितना रहा? 23% वाटर अवेलेबल रहा प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अवेलेबल वाटर कितना रहा? 23% ओनली। अब इसमें क्या रहता है, अवेलेबल मॉइस्चर में भी दो टर्म्स आ जाते हैं अपने, एक होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, एक होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर और एक रहता है नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर और रेडली अवेलेबल मॉइस्चर होते क्या हैं? देखिए, परमानेंट, अभी इस फिगर में देखिए आप, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जो वाटर है वो वाटर यूज कर सकते हैं, वो वाटर अवेलेबल है। ठीक है, दोनों ही वाटर अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर और नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। नॉन रेडली है बट अवेलेबल मॉइस्चर है। इसमें क्या होता है कि जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, जो वाटर कंटेंट है, वो क्या रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रेडली एक्सट्रैक्ट कर सकता है प्लांट, जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है प्लांट, वो रहता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, इसमें क्या रहता है, परमानेंट विल्टिंग के ऊपर एक पॉइंट रहता है, उसमें फील्ड कैपेसिटी और उस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर मतलब प्लांट उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता है उस वाटर को उसकी ग्रोथ के लिए, वो रहता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। और रेडली, इस लाइन के नीचे का डिफरेंस, इसका मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक का डिफरेंस रहता है नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर ये क्या रहता है कि इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है प्लांट उसकी ग्रोथ के लिए। इस वाटर को अगर यूज किया प्लांट ने तो क्या रहता है, वो फुल यील्ड ग्रो नहीं करेगा, फुल मैच्योरिटी तक ग्रो करेगा लेकिन यील्ड उसकी मैक्सिमम नहीं होगी। तो ये रहता है नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। तो हम क्या कोशिश करते हैं, जो प्रैक्टिस रहती है वो ये रहती है कि जब तक वाटर इस पॉइंट तक आए तभी उसी के बाद हम इरिगेशन कर दें या फिर उसी के बाद हम वाटर अप्लाई कर दें फील्ड में, इसलिए ये नीचे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक का पॉइंट ना आए। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब इस पॉइंट तक हम वाटर को यूज कर सकते हैं। फील्ड कैपेसिटी से OMC तक का वाटर इफेक्टिव ग्रोथ के लिए जरूरी है वाटर के, वो क्रॉप के। ठीक है, तो OMC से और PWP का जो पॉइंट है उसका वाटर को डिफरेंस को कहते हैं हम नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। ये प्लांट क्या करता है, इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया रेडली अवेलेबल मॉइस्चर और नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाला पॉइंट होता है ये, जिस तक की प्लांट इफेक्टिवली वाटर को ले सकता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इट इज दैट मॉइस्चर कंटेंट बिलो विच वाटर कैन नॉट बी इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय द क्रॉप्स। मैंने आपको बताया कि उस पॉइंट के बिलो क्रॉप क्या करता है, इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है वाटर को। ठीक है, कैन नॉट बी इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय द क्रॉप इफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन फॉल्स बिलो द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अगर मॉइस्चर कंटेंट जो सॉइल में है वो फॉल कर जाता है बिलो दी मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अगर जो मॉइस्चर कंटेंट रूट जोन में है, मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में है, वो फॉल कर जाता है बिलो दी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की तरफ वो मूव करता है। ठीक है, तो उसको वो वाटर
जो वो वाटर है वो क्रॉप को फुल यील्ड तक ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है, यील्ड ऑफ द क्रॉप मैक्सिमम नहीं आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम OMC। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं रूट जोन में, ठीक है। कोई भी डेप्थ है रूट जोन की, मान लीजिए कोई भी डेप्थ है रूट जोन की, उसमें कितनी डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से, वो है DW इज इक्वल्स टू गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू FC, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं वो देखिए, देखिए ये कोई भी सॉइल मास है, इसमें मैं वाटर कंटेंट शो कर रहा हूं, ये FC तक शो किया मैंने और ये 0, तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है किसी भी सॉइल मास में, ठीक है। ये पॉइंट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और ये है OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहा, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर रहा ये रहा रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, और ये कितना रहा नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और जीरो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और नो वाटर, जीरो का मतलब कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है सॉइल में, कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है सॉइल में, उसको बोलते हैं हम नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। मतलब ये इस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक का अगर मॉइस्चर प्रेजेंट भी रहा सॉइल में तो वो कोई भी यूज़ का नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। अब ये अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है, अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर और रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, इसमें क्या फ़र्क, इसमें रिलेशन क्या होता है, देखिए जो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है, जो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है वो अप्रॉक्सीमेट होता है 70 to 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है वो होता है 70 to 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, मान लीजिए ये कोई भी सॉइल मास है, ये कोई भी सॉइल मास है, इसकी डेप्थ है D, D इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ सॉइल, या फिर कहें तो डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन, D है डेप्थ ऑफ रूट जोन, ठीक है। D डेप्थ ऑफ रूट जोन है, DW है डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड, जो भी डेप्थ इरिगेशन वाटर की अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में वो होता है DW, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड, ठीक है, DW। फील्ड कैपेसिटी FC इज इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी मैंने आपको बताया ही, जो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो होता है फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी तक वाटर अवेलेबल होता है, प्लांट वाटर होल्ड होता है सॉइल के पोर्स पे, जो सॉइल का मास है उसमें फील्ड कैपेसिटी के बराबर वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, फील्ड कैपेसिटी का अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो फील्ड कैपेसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फील्ड कैपेसिटी होता कुछ नहीं है, ये वाटर कंटेंट ही होता है होने को, लेकिन वाटर कंटेंट कौन सा होता है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट विच कैन बी हेल्ड इन दी पोर्स ऑफ द सॉइल, ये होता है मैक्सिमम वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल सॉलिड्स। तो ये था फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन soil mass
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इन सेम वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम ऑफ मास, जो मास है वॉल्यूम है जो वो सेम है सॉइल का मास। इस मास में वेट ऑफ वाटर रिटेन कितना हुआ डिवाइडेड बाय इतने ही मास में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितने, उसका जो रेशियो होगा वो होगा फील्ड कैपेसिटी के बराबर। फील्ड कैपेसिटी ही एक वाटर कंटेंट ही है, मैंने आपको भी बताया। तो इसका मैं लिख सकता हूँ फील्ड कैपेसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, WS, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू FC इंटू वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अगर इसको गामा की फॉर्म में लिखें, यूनिट वेट की फॉर्म में लिखें, तो हम लिख सकते हैं गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इक्वल्स टू FC को FC रहने देते हैं, फील्ड कैपेसिटी इंटू वेट ऑफ सॉलिड्स को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉलिड्स क्या रहेगा, ड्राई यूनिट वेट से निकालते हैं। कैसे, देखिए गामा D इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखिए गामा D क्या होता है, जो ड्राई यूनिट वेट है, गामा D की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी सॉइल में। गामा D होता है वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ सॉइल आता है यहाँ पे। ठीक है, गामा D इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये होता है, ये लिखा मैंने WW, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू FC इंटू WS को मैंने लिखा गामा D इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इससे और आगे चलते हैं। अगर हम यूनिट एरिया को कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग यूनिट एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, कंसीडरिंग यूनिट एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, इसका मतलब क्या रहा, जो एरिया रहा वो रहता 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर एरिया लिया है हमने। तो मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू डेप्थ, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू डेप्थ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर गामा W इंटू DW इंटू 1 इज इक्वल्स टू FC इंटू गामा D इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल को मैं क्या लिख सकता हूँ, D इंटू 1 ठीक है, ये लिखा मैंने। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, DW, डेप्थ ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड होगी प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेप्थ ऑफ वाटर जो अप्लाई करनी पड़ेगी वो रहेगा FC इंटू गामा D बाय गामा W इंटू D। डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द इरिगेशन एग्रीकल्चरल फील्ड वो रहेगा गामा D बाय गामा W इंटू FC इंटू D क्या रहेगा, डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो ये एक्सप्रेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंपल डेटा दे रखा होगा, FC दे रखा होगा, 3-4 चीज़ दे रखी होंगी और डेप्थ ऑफ वाटर पूछ लेगा, या फिर सारी चीज़ें दे रखी होंगी, FC पूछ लेगा, फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल क्या होती है। ठीक है, इसी को हम फर्दर अगर और आगे एलेबोरेट करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए अभी हमने इस एक्सप्रेशन से, देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन का यूज करें तो इस एक्सप्रेशन से हम आगे क्या लिख सकते हैं, गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू FC इंटू गामा D इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, FC इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं FC इज इक्वल्स टू गामा W बाय गामा D इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। FC इज इक्वल्स टू गामा W बाय गामा D इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब देखिए ये जो टर्म है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये यहाँ पे हो जाएगा पोरोसिटी के बराबर। ये यहाँ पे पोरोसिटी के बराबर क्यों हो जाएगा? देखिए पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी तक मॉइस्चर है तो सारे का सारा जो मॉइस्चर है, जो पोर्स हैं, वो वाटर से फिल हैं, तो मतलब सॉइल है सैचुरेटेड, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? पोरोसिटी के बराबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा डी इंटू फील्ड पोरोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, एफ सी फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू बाय गामा डी इंटू एन। देखिए ये दोनों ही एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे निकालते हैं डेप्थ ऑफ वाटर इन दी रूट जोन। डेप्थ ऑफ वाटर कितनी रिक्वायर्ड है किसी भी डी डेप्थ की रूट जोन को फुल्ली ग्रो करने में? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ सी इंटू गामा डी इंटू अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी है डेप्थ ऑफ वाटर, और यहाँ पे एफ सी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू बाई गामा डी इंटू एन। ये है पोरोसिटी और फील्ड कैपेसिटी के बीच में रिलेशन, और यहाँ पे है डेप्थ ऑफ वाटर और फील्ड कैपेसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन दे रखा है, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 25%। फील्ड कैपेसिटी दे रखी है सॉइल की 25%। एफ सी दे रखी है 25%। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 15%। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे रखा है मुझे PWP 15%। PWP दे रखा है 15%। एंड स्पेसिफिक ड्राई यूनिटी वेट इज 1.5। स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट का क्या मतलब है? गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, ये दे रखा है 1.5। इफ द डेप्थ ऑफ द रूट जोन, डेप्थ ऑफ द रूट जोन कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ द रूट जोन का क्या मतलब है? यहाँ पे डेप्थ ऑफ द रूट जोन का मतलब डी दे रखा है मुझे 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। देन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल का क्या मतलब? DW पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर कितना लगेगा? डेप्थ ऑफ वाटर कितना लगेगा? देखिए इसमें अभी एक्सप्रेशन बताया था मैंने आपको, DW इज इक्वल्स टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू एफ सी इंटू डी। ये डेप्थ ऑफ वाटर का मैंने आपको रिलेशन बताया था। ये डेप्थ ऑफ वाटर कहां तक था? 0 से फील्ड कैपेसिटी तक का रिलेशन था। 0 से फील्ड कैपेसिटी तक कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है? वो है DW। देखिए अब जो वाटर अवेलेबल रहेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए वो कितना रहेगा? वो रहेगा PWP तक, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक। तो इसमें हम डेप्थ ऑफ वाटर, ये तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है। अब जो नॉन अवेलेबल वाटर है, मतलब कि जो डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो कितना रहेगा? डेप्थ ऑफ वाटर नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट DW डैश इज इक्वल्स टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू PWP इंटू डी। ठीक है, तो अब जो नेट अवेलेबल वाटर है, जो रिक्वायर होगा क्रॉप की ग्रोथ के लिए, वो कितना रहेगा? DW इज इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस। ये तो रहा टोटल वाटर जो अवेलेबल रहा, और ये रहा जो वाटर अवेलेबल नहीं है। तो वाटर जो टोटल अवेलेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो कितना रहेगा? टोटल वाटर माइनस नॉट अवेलेबल वाटर, वो आ जाएगा अवेलेबल वाटर। तो ये हो जाएगा गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफ सी माइनस PWP। ठीक है, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफ सी माइनस PWP। अब देखिए ये तो रहा DW, टोटल वाटर कितना अवेलेबल रहा, कहां से?
फील्ड कैपेसिटी से और PWP तक का वाटर। अब इसमें हम बात करें कि रेडली अवेलेबल वाटर कितना रहेगा। रेडली अवेलेबल वाटर कितना रहेगा, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे, इस PWP को क्या रख देंगे, OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर अगर वहाँ रख देंगे तो ये जो वाटर आ जाएगा ये रह जाएगा रेडली अवेलेबल वाटर, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए गिवन डेटा क्या था, FC इज इक्वल्स टू 25%, PWP इज इक्वल्स टू 15%, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू दे रखा है 1.5, डेप्थ ऑफ रूट जोन दे रखा है 80 सेंटीमीटर, हमको निकालना है डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर। ठीक है, तो देखिए यहां हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे DW इज इक्वल्स टू, देखिए एक्सप्रेशन था ये गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू FC माइनस PWP। ठीक है, तो सारा कुछ डेटा दे रखा है। गामा डी बाई गामा डब्ल्यू कितना है 1.5, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू दे रखा है 1.5 इंटू डी दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू FC दे रखा है 25%, 25% माइनस PWP दे रखा है 15%, ये दे रखा है 25%, ये दे रखा है 15%। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.25 माइनस 0.15। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए 1.5 इंटू 80 इंटू 0.25 माइनस 0.15, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 80 इंटू 0.10, तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो डेप्थ ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड है क्रॉप की ग्रोथ के लिए वो कितना आया 12 सेंटीमीटर। समझ में आया ये आपको। तो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सही रहेगा C 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, कैलकुलेट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रूट जोन एट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल इज 0.4। देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या क्या रहा है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कीजिए कितना परसेंट रहेगा। देखिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कीजिए अगर डेप्थ ऑफ वाटर इन दी रूट जोन, डेप्थ ऑफ वाटर इन दी रूट जोन दे रखा है, इसका मतलब DW दे रखा है कितना है 0.4 मीटर। डेप्थ ऑफ वाटर इन दी रूट जोन एट दी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये है एट PWP, ये फील्ड कैपेसिटी पर नहीं है, ये दे रखा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर डेप्थ ऑफ वाटर कितना है 0.4 मीटर्स। अब ये दे रखा है पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, इसका मतलब डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना है 1 मीटर। 1 मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल में, 1 मीटर डेप्थ ऑफ रूट जोन में डेप्थ ऑफ वाटर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर कितना है 0.4 मीटर्स। तो DW हो गया 0.4 मीटर्स। ठीक है, और DRZ डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना हो गया 1 मीटर। ठीक है, और ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल दे रखी है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा डी 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको निकालना है PWP, हमको निकालना है PWP कितना है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, तो उसी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। DW इज इक्वल्स टू गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू PWP माइनस 0 इंटू PWP माइनस 0 इंटू डी। अब बात आती है मैंने यहाँ पे PWP माइनस 0 क्यों लिखा। देखिए ये जो DW दिया हुआ है, ये DW जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मुझे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर। पहले क्या था, ये FC था और ये 0 था, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन क्या निकला था DW इज इक्वल्स टू गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू FC इंटू डी। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है PWP तक का, PWP तक का ले रखा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, DW इज इक्वल्स टू गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू PWP इंटू डी।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, गामा डी दे रखा है 16, इसमें डिवाइड करेंगे, गामा डब्ल्यू कितना होता है 9.81, ठीक है, इंटू पी डब्ल्यू पी तो निकालना है, पी डब्ल्यू पी इंटू डी दे रखा है 1 और डेप्थ ऑफ वाटर कितना दे रखा है 0.4। तो यहाँ से जब पी डब्ल्यू पी कैलकुलेट करेंगे तो पी डब्ल्यू पी आएगा 0.245। तो आंसर इज बी। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल यू सप्लाई वाटर टू द फील्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर सफिशिएंट इरिगेशन ऑफ द गिवन क्रॉप। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के बाद हमको जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें सप्लाई करना पड़ेगा वाटर का। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये गिवन डेटा की मदद से पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बताइए, कितने पीरियड में, कितने दिनों के बाद हमें उस एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर की सप्लाई देनी पड़ेगी। तो देखिए गिवन डेटा क्या क्या है इसमें। गिवन डेटा है एफसी ऑफ द सॉइल, फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है 28%। एफ सी को लिखेंगे 28%, मैं साइड में डेटा लिखता जाता हूँ यहाँ पे, एफ सी इज इक्वल्स टू 28%। पी डब्ल्यू पी ऑफ सॉइल कितना है, पी डब्ल्यू पी, इसका मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे रखा है 13%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे रखा है 13%। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल दे रखा है 1.3 ग्राम पर सीसी। गामा डी दे रखा है 1.3 ग्राम पर सीसी। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन दे रखी है 70 सेंटीमीटर, इसका मतलब डी दे रखा है मुझे 70 सेंटीमीटर। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, देखिए कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर हम आगे पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, कंजम्पटिव यूज क्या होता है कि किस रेट से जो वाटर है वो जा रहा है प्लांट में, प्लांट जो है, प्लांट की रूट जोन जो है वो किस रेट से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रही है सॉइल से, वो होता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। ये होता है 12 mm पर डे दे रखा है, तो सी यू कंजम्पटिव यूज रहता है 12 mm पर डे, मतलब कि 12 mm डेप्थ ऑफ वाटर ले रहा है प्लांट पर डे, तो वो रहता है सी। कंजम्पटिव यूज कितना रहा, 12 mm पर डे। अब इसमें लास्ट में लिखा हुआ है अज्यूम RAM, RAM का मतलब क्या रहेगा, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। अज्यूम RAM रेडली अवेलेबल मॉइस्चर एज 80% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। तो अवेलेबल मॉइस्चर जो रहेगा उसका 80%, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल्स टू 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। ये लिख दिया सारा डेटा। अब इसमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कितना होगा, मतलब कि कितने दिनों के बाद हमें इरिगेशन करना पड़ेगा। चलिए सारा डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर कितना आएगा। एफसी दिया हुआ है, पीडब्ल्यूपी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल्स टू 80% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबल मॉइस्चर की। अवेलेबल मॉइस्चर कितना रहा, अवेलेबल मॉइस्चर मैंने आपको बताया था क्या रहता है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो रहता है अवेलेबल मॉइस्चर। तो इसमें क्या अवेलेबल मॉइस्चर कितना रहा, एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी। अवेलेबल मॉइस्चर कितना रहा, 28% माइनस 13%, तो ये आ गया 15%। अवेलेबल मॉइस्चर कितना रहा, 15%। अब मैं कहूँ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कितना है, 80% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर है, तो RAM रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कितना है, 80% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर, 0.8 इंटू 15%, ये आ गया मेरा 12%। 12% मेरा रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है। ये तो है क्वांटिटी, 12% अवेलेबल रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी दे रखी है 28%। तो अगर मैं OMC की बात करूं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात करूं, तो कितना आएगा, OMC इज इक्वल्स टू 28% माइनस 12%, तो ये आ गया 16%। अब इसको डायग्राम की मदद से समझें तो देखिए
ये था फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी कितना दे रखा था 28% और ये था 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है PWP, PWP कितना था 13%, ठीक है। तो टोटल वाटर जो अवेलेबल था वो कितना था 28% माइनस 13%, ये 15% वाटर अवेलेबल रहा अपने लिए, ठीक है। तो अवेलेबल वाटर कितना रहा 15%। अब इसमें क्या करते हैं 80% ऑफ वाटर, 80% जो वाटर था वो था रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो इस 15% का 80%, इसका मतलब 12%। तो ये जो वाटर रहा ये कितना रहा 12%। ये 12% वाटर जो रहा ये रहा रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर ये रहा 12%। तो ये पॉइंट क्या रहा OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे 28% में से 12% माइनस करेंगे तो ये आ गया 16% पे अपना क्या रहा OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो सारा डेटा निकाल लिया अभी हमने। तो डेप्थ ऑफ वाटर जो कि रेडिली अवेलेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो कितना रहा गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो इसमें कैसी डेटा दिया हुआ है सारा कुछ, देखिए गामा डी दिया हुआ है 1.3 डिवाइड बाय 1 इंटू डी दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो CU है कंजम्पटिव यूज है वो दे रखा है mm पर डे में, तो हम डेप्थ ऑफ जो रूट जोन है उसको भी mm में लिख देते हैं और फर्दर जो डेप्थ ऑफ वाटर निकालेंगे वो भी mm में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 70 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 700 mm, ठीक है। डेप्थ ऑफ रूट जोन लिख दिया इंटू फील्ड कैपेसिटी दे रखा है 28% माइनस OMC कितना है 16%। इसको फर्दर कैलकुलेट करिए 1.3 इंटू 700 इंटू 0.28 माइनस 0.16, 1.3 इंटू 700 इंटू 0.12। तो डेप्थ ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर आ जाएगा 1.3 इंटू 700 इंटू 0.12, तो ये आ जाएगा 109.2, 109.2 mm, ठीक है। जो डेप्थ ऑफ वाटर जो आया वो आ जाएगा 109.2 mm, मतलब 109.2 mm वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी फुलफिल करने में 70 सेंटीमीटर 700 mm अगर डेप्थ ऑफ रूट जोन है तो, ठीक है। अब जो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर दे रखा है, जो CU दे रखा है, इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट है टोटल क्रॉप की ग्रोथ के लिए 109.2 mm और कंजम्पटिव यूज दे रखा है 12 mm पर डे, मतलब एक दिन में वाटर जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप की ग्रोथ के लिए वो है 12 mm। तो कितने दिनों में इरिगेशन करना पड़ेगा, देखिए इतना वाटर अवेलेबल करवा दिया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या आ जाएगा F इज इक्वल्स टू टोटल वाटर कितना है 109.2 mm डिवाइडेड बाय पर डे वाटर कितना यूज हो रहा है 12 mm। तो ये कितना आ जाएगा 109.2 अपॉन 12, ये आ जाएगा 9.1 डेज। मतलब हर 9.1 डेज में वाटर रिक्वायरमेंट होगा क्रॉप के लिए और वाटर को अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो 9.1 डेज नहीं लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल्स टू 9 डेज। मतलब कि हर 9 दिन के बाद वाटर को जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड है उसको अगेन इरिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक बार में जो हमने 109.2 mm का वाटर सप्लाई किया है वो यूज़ हो जाएगा 9 दिन में। तो 9 दिन के बाद हमको अगेन वाटर की सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये 9.1 जो था इसको हमने 9 कर दिया, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में 10.7 आ जाता
मतलब कि 0.5 से अगर ऊपर की डिजिट आ जाती 10.7 डेज, तो हम इसको 10 लिखेंगे या फिर 11 लिखेंगे? हम इसको 10 लिखेंगे या फिर 11 लिखेंगे? हम इसको 10 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको 11 लिख दिया, देखिए वाटर की रिक्वायरमेंट है हर 10.7 डेज में, और हमने अगर 11 डेज में वाटर प्रोवाइड कराया तो जो 0.3 डेज है वहाँ क्या रहेगा, वाटर की डिफिशियंसी हो जाएगी किसी भी क्रॉप में या सॉइल में। तो वाटर की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम हर 10 दिन में इसको 10.7 को हम कर देंगे 10 दिन, तो हर 10 दिन में हम वाटर की सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन 9 डेज, हर 9 दिन के बाद हम वाटर की सप्लाई करेंगे एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो देखिए, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू सप्लाई वाटर टू द फील्ड? आफ्टर हाउ मेनी डेज? 9 डेज। चलिए नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। अभी तक हमने पढ़ा सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप के बारे में। अब पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए इरिगेशन वाटर की जो कि फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वाटर जो मेनली रहता है वो रहता है सॉल्टी, इसमें जो वाटर आता है सॉल्टी, तो इरिगेशन जो हम करते हैं उसमें ज़्यादा सॉल्टी वाटर भी नहीं होना चाहिए। फर्दर आगे देखेंगे तो 3 चीज़ से क्वालिटी चेक करते हैं मेनली। पहला रहता है सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर, जो भी इरिगेशन वाटर हम अप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड पे, उसमें सेडिमेंट कंसंट्रेशन कितना है, उसमें पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कितनी है, वो कितना फाइन पार्टिकल्स लेके जा रहा है या कितना कोर्स पार्टिकल्स लेके जा रहा है, वो रहता है सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो वाटर हम अवेलेबल करवा रहे हैं किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में, उसमें सॉल्ट्स की प्रेजेंस कितनी है। सॉल्ट्स की प्रेजेंस से कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है और प्लांट की ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है उसको हम आगे डील करेंगे। और नेक्स्ट आता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। देखिए सोडियम जो रहता है, ये सोडियम बहुत ही इफेक्ट करता है सॉइल की जो वाटर क्वालिटी है उसको भी और प्लांट की ग्रोथ को भी। कैसे करता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये 3 मेजर जो टॉपिक्स हैं इसमें, सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इससे हम वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं, इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं। सबसे पहला आता है सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर। सबसे पहला आता है सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर। सॉइल में है, सॉइल में तो सेडिमेंट्स रहते ही हैं, लेकिन जो इरिगेशन वाटर जो अप्लाई करवा रहे हैं हम, किसी भी कैनाल नेटवर्क से आ रहा है या फिर किसी भी रिजर्वायर से आ रहा है, तो उसमें क्या रहता है, सेडिमेंट कंसंट्रेशन रहता है। जो भी उसके एटमॉस्फेयर से सेडिमेंट्स आ रहे हैं या फिर जो भी इरोड होके, जो भी कैनाल नेटवर्क है या फिर जो भी रिजर्वायर नेटवर्क है, उसके साइड से और उसके बेड से जो भी सेडिमेंट्स इरोड होके उसके साथ साथ आ रहे हैं, इरिगेशन वाटर के साथ साथ आ रहे हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं सॉइल को और उसके प्लांट की ग्रोथ को, वो देखते हैं सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर को। तो अगर फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर इरिगेशन वाटर में फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। और अगर कोर्सर पार्टिकल्स इरोड होके आ रहे हैं, अगर इरिगेशन वाटर में कोर्स पार्टिकल्स इरोड होके आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को डाउन कर देगा, प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है, अगर फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इरिगेशन वाटर में तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और अगर कोर्स पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि कोर्सर पार्टिकल्स अगर इरिगेशन वाटर में रहेंगे और हम इरिगेशन वाटर को अप्लाई करेंगे किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो क्या होगी, उसकी परमेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, देखिए सॉल्ट्स जो रहते हैं वाटर में वो बहुत इफेक्ट करते हैं जो क्वालिटी है उसको भी और यील्ड ऑफ द क्रॉप को भी। कैसे इफेक्ट करते हैं, देखिए इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स इन द इरिगेशन वाटर इज ग्रेटर देन 2000 ppm, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हार्मफुल रहते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स निकालते कैसे हैं, देखिए सॉल्युबल सॉल्ट्स का कई सारे हो सकते हैं, सोडियम के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व होके सॉइल में डिजोल्व हो जाते हैं, सॉइल में जाके फिर प्लांट की ग्रोथ को ये अफेक्ट करते हैं। इसलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स है CS, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है पहले ही इरिगेशन वाटर अप्लाई करने से पहले।
तो CS कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स निकालते कैसे हैं? देखिए, कोई भी वाटर का नेटवर्क है, कोई भी वाटर का नेटवर्क है, उससे वाटर ऑफटेक कर रहा है और एग्रीकल्चरल फील्ड में जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म लेते हैं हम Q, वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड। इस फील्ड पर Q रेट से हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड। अब Q डिस्चार्ज है, इसको हम वॉल्यूम की टर्म में भी ले सकते हैं। Q ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, वो हो गया Q। और इस Q के साथ अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द इरिगेशन वाटर, देखिए दो चीजें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द इरिगेशन वाटर है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल है। इरिगेशन वाटर में कितने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स हैं और वो जाके अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड पे उसको लेके जा रहे हैं तो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स उसमें रहेंगे सॉइल मास में। तो देखिए ये Q है, इस Q से सबसे पहले तो जो भी इरिगेशन वाटर है उसमें इसमें है C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन द इरिगेशन वाटर। इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं CS कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? देखिए, इरिगेशन वाटर जो टोटल अप्लाई किया उसमें कंसंट्रेशन कितनी रही सॉल्ट्स की, तो टोटल सॉल्ट्स निकाल लेते हैं। इरिगेशन वाटर जो सप्लाई किया हमने उसमें, तो वो कैसे निकालेंगे? Q इंटू सी, वो निकालेंगे Q इंटू सी। ये रहा टोटल इरिगेशन वाटर में जितने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट थे उतने, Q इंटू सी इज इक्वल्स टू, अब जो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो प्रेजेंट है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड में सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उसकी कंसंट्रेशन से वो कैसे निकालते हैं? देखिए CS इंटू CS तो हमने एज्यूम किया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन दी एग्रीकल्चरल फील्ड या फिर कहें तो सॉइल। वो कैसे निकालेंगे? Q तो हमने डिस्चार्ज सप्लाई किया वाटर से, जो इरिगेशन नेटवर्क है उससे Q डिस्चार्ज हमने सप्लाई किया, Q वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई किया, प्लस अगर हम इसमें माने तो कुछ रेनफॉल भी हो गई होगी, तो इफेक्टिव रेनफॉल P इफेक्टिव का भी हम इसमें पार्ट लेंगे, ठीक है। और जो वाटर यूज कर लिया प्लांट ने वो रहता है CU, कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर। तो ये रहा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो अवेलेबल रहा फील्ड में। कैसे रहा? Q वाटर तो हमने सप्लाई किया इरिगेशन नेटवर्क से, P जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो आया रेनफॉल से, और ये CU जो वाटर है वो क्रॉप ने ले लिया, जो रूट जोन है उसने ले लिया प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो ये माइनस कर दिया हमने CU कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। तो CS कैसे निकालेंगे? CS कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन दी सॉइल मास, वो कैसे निकालेंगे? Q इंटू सी डिवाइडेड बाय Q प्लस P इफेक्टिव माइनस CU, Q प्लस P इफेक्टिव माइनस CU। तो ये रहता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन दी सॉइल मास, ठीक है। देखिए CS इज इक्वल्स टू Q इंटू सी डिवाइड बाई Q प्लस P इफेक्टिव माइनस CU। CS इज इक्वल्स टू Q इंटू सी डिवाइड बाई Q प्लस P इफेक्टिव माइनस CU, ठीक है। अब जो ये CS आया, इस CS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए किसी भी इरिगेशन वाटर की, जिससे कि किसी भी अब जो ये CS आया इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए किसी भी सॉइल मास में, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो डिटरमाइन करते हैं इस टेबल की हेल्प से, ठीक है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आया, ठीक है, उसके हिसाब से माइक्रोमो पर सेंटीमीटर में जो CS आया, CS का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन दी सॉइल मास, उसको फिर फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोमोज पर सेंटीमीटर में, कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये 0 से 250 के बीच में है तो C1 वाटर है, कहते हैं टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर, इसको कहते हैं C1 वाटर। C1 वाटर को यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए क्योंकि है ये लो कंडक्टिविटी वाटर। C1 वाटर कैसा है? लो कंडक्टिव वाटर है, इसलिए इसको हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। C2 वाटर 250 टू 750 अगर है तो कैन नॉट बी यूज फॉर इरिगेशन क्योंकि ये मीडियम कंडक्टिविटी है। 750 से 2250 तक है तो C3 वाटर, और अगर 2250 से ज़्यादा है तो C4 मतलब हाई कंडक्टिव वाटर है ये, तो उसको इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। केवल C1 वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए। लेकिन अब
C2 वाटर में क्या है 250 टू 750 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर की कंडक्टिविटी है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये कंडक्टिविटी किस वजह से है, ये कंडक्टिविटी वजह से है क्योंकि इसमें सॉल्ट्स की प्रेजेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। सॉल्ट्स की प्रेजेंस ज़्यादा है तो हम सॉल्ट्स की प्रेजेंस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई थी, इसको हम ओवर इरिगेट करके इसमें लीचिंग का प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। लीचिंग की प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि लीचिंग की प्रोसेस में हम इसमें वाटर अप्लाई करेंगे। वाटर अप्लाई करने की वजह से जो सॉइल्स हैं, जो सॉइल में सॉल्ट्स हैं वो डिजॉल्व होंगे वाटर में और वो पर्कुलेट करके ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। तो इस वजह से फिर जो सॉल्ट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, जो सॉल्ट्स का अमाउंट है वो कम हो जाएगा सॉइल मास में और फिर उस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं इरीगेशन के लिए। तो C2 वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरीगेशन, C2 वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरीगेशन प्रोवाइडिंग लीचिंग इज डन। अगर लीचिंग करते हैं किसी भी वाटर में, सॉइल मास में, तो वो C2 वाटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ESP। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग फॉर्म में। सोडियम मेनली यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जो सोडियम होता है अगर वो प्रेजेंट रहा सॉइल मास में, हाई अमाउंट में अगर प्रेजेंट रहा सोडियम, तो वो क्या करता है, सॉइल को प्लास्टिक बना देता है, सॉइल बिकम्स प्लास्टिक। अगर हाई परसेंटेज रहा सोडियम का तो वो सॉइल मास को क्या करता है, प्लास्टिक बना देता है। प्लास्टिक का क्या मतलब है कि अगर वो सॉइल वेट रहा तो वो स्टिकी हो जाएगी और अगर वो सॉइल ड्राई रही तो वो क्रस्ट हो जाएगी वो। तो देखिए स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रस्ट व्हेन ड्राई। अगर सॉइल मास कोई भी, अगर किसी भी सॉइल मास में सोडियम का परसेंटेज ज़्यादा रहा तो यहाँ क्या होगा, सॉइल बिकम्स प्लास्टिक, सॉइल प्लास्टिक हो जाएगी और स्टिकी हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी व्हेन वेट और क्रस्ट हो जाएगी व्हेन ड्राई। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स को, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं SAR में। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो में। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, SAR इज इक्वल्स टू Na प्लस डिवाइडेड बाय Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस डिवाइड बाय 2 का अंडर रूट। तो ये रहता है SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। जो भी सॉल्ट्स हैं उसके कैल्शियम या मैग्नीशियम के, उनको भी सोडियम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर नेट SAR वैल्यू निकालते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, उसको निकालते हैं इस फॉर्मूले से Na प्लस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस, इसका मतलब कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस डिवाइड बाय 2। अब इनकी जो वैल्यू लेते हैं वो किस में लेते हैं, वो लेते हैं मिली इक्विवेलेंट्स, वो लेते हैं मिली इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, ये Na2 प्लस नहीं है, ये है Na प्लस, Na plus it is milli equivalents of sodium, Ca2 plus milli equivalents of calcium and Mg2 plus ये रहता है मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम। तो SAR वैल्यू निकालते हैं Na प्लस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस डिवाइड बाय 2 से SAR वैल्यू। तो SAR वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम डिवाइड करते हैं कि सोडियम की परसेंटेज क्या है वाटर में और उसके अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ करते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो इसमें देखिए अगर SAR वैल्यू 0 to 10 है, अगर SAR वैल्यू 0 to 10 है तो वो कैसा रहेगा, लो सोडियम वाटर रहेगा। 10 to 18 है तो मीडियम सोडियम वाटर रहेगा। 18 to 26 है तो हाई सोडियम वाटर रहेगा और 26 से ज़्यादा है तो वेरी हाई सोडियम वाटर रहेगा। अगर S1 वाटर है तो वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। S2 वाटर कैन बी यूज्ड व्हेन जिप्सम इज एडेड टू इट। S2 वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं कब, जब जिप्सम को ऐड करते हैं। तो जिप्सम ऐड करते हैं तो क्या रहता है, सोडियम के सॉल्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्शियम के सॉल्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है हमारे लिए, इसमें कैलकुलेट करना है SAR, क्योंकि SAR जब हम कैलकुलेट करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि ये लो सोडियम वाटर है या मीडियम सोडियम वाटर है, हाई सोडियम वाटर है, वेरी हाई सोडियम वाटर है। तो देखिए इरिगेशन वाटर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस एज 23 एंड 1 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर रेस्पेक्टिवली। तो सारा कुछ दे रखा है तो हम SAR वैल्यू निकालते हैं। SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, Na प्लस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो Na प्लस कितना दे रखा है, Na प्लस दे रखा है 20
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Ca2+3 प्लस Mg2+ दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो ये कितना आया 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 कितना आएगा, ये आया 14.14, ये आया 14.14, तो ऐसे आर आया मेरा 14.14। तो ये कौन सा रहा 14.14, कौन सा रहा, ये रहा मीडियम सोडियम वाटर। क्यों, क्योंकि 14.14 जो रहा, देखिए ये आ रहा है 10 to 18 के बीच में, ठीक है, तो 10 to 18 के बीच में कौन सा वाटर रहा, H2 वाटर, मीडियम सोडियम वाटर। तो ये क्या रहा, आंसर इज बी, ये रहा मीडियम सोडियम वाटर। ठीक है, तो ये था क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के बारे में और सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के बारे में, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।